सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंट चैप्टर्स, दैट इज योर रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। सारे सवाल जो हमसे जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे, इन सभी का जो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिकमेंडेड है कि आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, खुद से अटेम्प्ट करें, सारे डेटा पैक को, वाईफाई को स्विच ऑफ करने के बाद सॉल्व कीजिए पेन पेपर पे, और फिर आके डिस्कशन को देखिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड रोटेशन हो या ग्रेविटेशन हो, हमने 2020 के सारे सवाल किए, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के जनवरी अटेम्प्ट के, विच मींस 2020 से लेके अभी तक के हम लोग एवरी सिंगल क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर डिटेल मैनर में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका रोटेशन का सबसे पहला सवाल है। 4-1 का मतलब है कि 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सवाल में क्या कहता है? अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर रोल अप विदाउट स्लिपिंग, यानी कि भैया वो आपको प्योर रोल कर रहा है ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन विद सेम इनिशियल स्पीड v। दोनों का इनिशियल स्पीड आपको सेम है। द स्फीयर एंड द सिलेंडर रीचेस अप टू मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 respectively above the initial level, the ratio of h1 and h2 is how much? तो ये सवाल बेसिकली आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाना चाहे तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल आपको प्योर रोल करता हुआ, प्योर रोल का मतलब है कि भैया उसके पास v है, उसके पास ओमेगा भी है, और हर वक्त v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। ठीक बात है सर। टॉप पे जाते जाते इसका v भी जीरो हो जाएगा, ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, प्योर रोलिंग कर रहा है। अच्छा सर, मान लेते हैं कि सर ये आपको h हाइट ऊपर चढ़ पाता है, तो आप यहां पे क्या लिखते हो इक्वेशन में? आप यहां पे लिखते हो कि भैया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते हो आप यहां पे? आप लिखते हो कि सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर, सर जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है पूरा का पूरा वही तो लॉस में गया है, तो आप यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं। व्हाट विल बी दी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में थी? दैट इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1। सर ये किस तरीके से आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी? अगर आपने हमारा रोटेशन का रिवीजन सीरीज देखा हो, या फिर अगर आपने हमारा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपलर। ये आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और यहां पे k की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपको बॉडी है। सॉलिड स्फीयर है तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/5, और अगर हॉलो सिलेंडर है तो k की वैल्यू आपको हो जाएगी 1, राइट? अच्छा, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका यहां से सर m से m कट जाने वाला है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि सर आपका जो हाइट राइज होने वाला है दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिएगा आपने दोनों को इनिशियल स्पीड v ही दिया था, तो भैया यहां पे v भी दोनों के लिए सेम है, यहां पे ग्रेविटी भी दोनों के लिए सेम है, तो हाइट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू k प्लस 1, राइट? तो बस कहानी खत्म। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, आपको फर्स्ट वन है सॉलिड स्फीयर के लिए, तो k की वैल्यू 2/5 है, तो आप यहां पे लिखते 2/5 प्लस 1, और नीचे में आपका हो जाएगा हॉलो सिलेंडर है तो 1 प्लस 1, तो ये आपको हो जाएगा 7/5, और नीचे में 2 है, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 7/10। हमसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n अपना 7 आ गया। ठीक है, मेक श्योर कि आप इस चीज को अगर नहीं जानते हैं तो जाके वीडियो से चेकआउट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस विल मेक योर लाइफ वेरी सिंपलर व्हेन इट कम्स टू क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ गायरेशन पे आपको बेस्ड क्वेश्चन है। What is sir radius of gyration? Radius of gyration about an axis is equal to moment of inertia about that axis upon mass of the body. ठीक है सर। Ratio of radius of gyration of a hollow sphere to that of a solid cylinder of equal mass. तो भैया दोनों equal mass का है, तो भाई यहाँ पे कैपिटल M तो सेम हो गया, यानी radius of gyration is proportional to under root of moment of inertia खाली। फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर एक्सिस, तो भैया जो आपका ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के केस में अगर हम इसको बोल दे बॉडी नंबर 1 और इसको बोल देते हैं बॉडी नंबर 2, तो बॉडी नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द डायमीट्रिकल एक्सिस, सर वो तो 2/3 mr स्क्वायर ही होगा ना, रेडियस हमको इसका r दे रखा था।
सर I1 बहुत इजी है, सेकेंड पार्ट में है, सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर के ये जो इसका एंड फेस है ना, एंड फेस का अगर ये आपका एक सर्कल हो गया है, इसका एंड फेस का क्रॉस सेक्शन सर्कल है, तो ए बी जो है वो इस सेंटर से पास कर रहा है, इस प्रकार से है सरफेस के टैंजेंट। अच्छा सर, तो कष्ट यही है, हमें इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा, समझिएगा। आप यहां पे क्या कर सकते थे, आप यहां पे बेसिकली x पे जाके dx थिकनेस का एक डिस्क मान सकते थे। आप यहां पे x पे जाके dx थिकनेस का एक डिस्क मान सकते थे। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। इस प्रकार से ये देख रहे हो, यहां पे ये और एक पतला सा ऐसा, ठीक बात है सर, ऐसा खट 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 खट। ये जो आपका पतला सा एलिमेंट है ना, x पे जाके dx विड्थ का ये एक डिस्क है। इस पतले से एलिमेंट का छोटा सा मास कितना होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे सिलेंडर का जो मास है वो कैपिटल M है। अगर हमने हॉलो स्फीयर का मास कैपिटल M लिया है तो इसका मास भी कैपिटल M लेंगे, हमको इक्वल मास बोला था। तो सर 4r लेंथ का मास m है, समझिएगा, 4r लेंथ का मास अगर m है तो dx लेंथ का मास हो जाएगा आपको m/4r इंटू dx। तो आपका ये dm मास तो आ गया, ये जो पतला सा डिस्क का मास है दैट इज m/4r मल्टीप्लाइड बाई dx। अब यहां पे तुम लगाओगे क्या चीज, ध्यान से देखिएगा। अब आप यहां पे लगाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये हमको लिखना आता है। इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है, ठीक है। तो भैया इस डिस्क का इस वाले के अबाउट जो एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो हमको लिखना पड़ेगा और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इस वाले एक्सिस के अबाउट जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू I प्लस md स्क्वायर, और md स्क्वायर में d कितना है x, md स्क्वायर, बढ़िया है सर। अच्छा, व्हाट इज I? एक डिस्क का उसी के डायमीटर के अबाउट क्या होता है, एक डिस्क का उसी के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 4। तो मास की जगह dm, रेडियस कितना है भैया, रेडियस तो इसका r ही है, तो dm r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका हो जाएगा dm x का स्क्वायर, राइट। दिस इज योर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट 0 से लेके 4r तक, 0 से लेके 4r तक, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इसको टोटल को अगर I2 बोल देते हैं तो यहां पे ध्यान से देखिएगा dm की भी कोई वैल्यू थी दिस मच, तो भैया dm की जगह यहां पे लिखो m डिवाइडेड बाई 4r इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे आपके पास है r स्क्वायर बाई 4 प्लस m डिवाइडेड बाई 4r dx इंटू x का स्क्वायर, ठीक बात है। अब यहां से तुम क्या करो कि जनाब आप यहां से है ना, ये अगर देखोगे तो ये इसको मार देगा, तो तुम यहां से mr कॉमन निकाल लो, है ना, m नॉट ओनली r। तो एक काम करो ना, तुम यहां से सिर्फ m/4 कॉमन निकालो, m/4 कॉमन निकाला और यहां पे तुमको बच जाएगा r/4 dx प्लस यहां पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बाई r dx। करो इंटीग्रेट, सो m/4 ये आपको हो जाएगा r/4x प्लस x क्यूब बाई 3r। लिमिट है आपको 0 से लेके 4r की, सो दिस बिकम्स m/4। यहाँ पे आपने जब डाला है 4r तो ये आपको हो जाएगा r स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब तुमने डाला है 4r तो ये आपको हो जाएगा 64r क्यूब डिवाइडेड बाई 3r। बढ़िया है सर, ये आपको कट कुटा के स्क्वायर हो गया है। सो दिस बिकम्स योर mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, दिस विल बिकम योर 67।
बाई 3। तो भैया आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2, अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2। ठीक बात है। अच्छा, I1 की वैल्यू आपके पास इतनी है 2/3 mr²। तो भैया यहाँ पे चुपचाप 2/3 लिखा, क्योंकि ये भी mr² है ना, तो mr² तो आपको मरेगा। और यहाँ पे आपके पास है 67 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो 3 और 3 आपको मरेगा, 4 ऊपर जाएगा तो वो 8 बनेगा, और नीचे में तुम्हारे पास 67 है। तो अंडर रूट 8 अपॉन 67, और 67 ऑप्शन में है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट वन। क्लियर है, एकदम सिंपल, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि भैया आपके पास एक हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, है ना। तो सिंपल है, आपके पास ये एक हॉलोस्फीयर है, इसके पास एक v होगा, इसके पास सर एक ओमेगा होगा। जाहिर सी बात है, आपको रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी है। ठीक है, रोलिंग है ऑन द प्लेन। अच्छा, तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो रोटेशनल, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुमको होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसको तुम लिख सकते थे हाफ आई को तुम लिखते 2/3 mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा को तुम लिखते v/r, तो ये हो जाता v²/r²। अच्छा सर, तो r² से r² आपका मरता, 2 से 2 आपका यहाँ पे मरता, एंड यू वुड बी लेफ्ट विथ ओनली 1/3 mv², राइट। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज योर हाफ mv² k प्लस 1। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका यहाँ पे k की वैल्यू ही 2/3 है, तो ये आपको हो जाएगा 5/3, लिख दे क्या डिटेल में, 2/3 प्लस 1, सो दिस बिकम्स योर 5/3, सो दिस बिकम्स योर 5/6 mv का स्क्वायर। तो भैया हमसे तो रेशियो पूछा है रोटेशनल अपॉन टोटल का, तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो mv² मरेगा 1/3 अपॉन 5/6, तो यह आपका हो जाएगा 2/5। तो आपके पास यहाँ पे x/5 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए शाबाश, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल क्या है कि बच्चों को देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ पे सर कुछ तो केपलर लॉ लगना चाहिए, जो कि गलत है। सवाल में बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंजिंग द मास। आपका ये धरती माँ है और ये धरती माँ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है, ठीक है। इसका मास m है, इसका रेडियस r है। इसको अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाने में लगता है 24 घंटा, ठीक बात है, T1 बोल दिया। अब क्या हुआ, समहाउ कैसे हुआ भैया वो हमको नहीं पता, समहाउ इसका रेडियस जो है वो हो गया है 3r/4, इसका मास आज भी m है। अब इसको अपने ही एक्सिस के अबाउट चक्कर काटने में लगता है T2 टाइम। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सवाल में क्या पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ विल बी डैश आवर्स 30 मिनट्स, ठीक बात है। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। एक्सिस के अबाउट इसका सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कहने का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। हमसे सवाल में कहता है कि I ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। I आपको एक सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr², और ओमेगा आपको होता है 2π/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों ही चीजों में आपका 2/5 कांस्टेंट है, आपका मास कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। इसका मतलब हमको यहां पे दिख रहा है कि आपका जो T है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 आपको 24 घंटा है, R2
तो भैया फाइनल रेडियस 3r/4 है और इनिशियल r है, सो 3r/4 अपॉन r कितना बचेगा, सिर्फ 3/4 का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स योर 916। तो यहां से हमको दिख रहा है कि T2 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 9/16 आवर्स। अच्छा, तो ये हो जाएगा सर 4 और रादर 8×2 = 8×3, यानी कि सर 27/2 आवर्स, यानी कि सर 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहां पे सर आंसर जो होगा 4 का दैट शुड बी 13 इंटीजर टाइप में आपसे ये सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, बढ़िया है। रोटेशन और ग्रेविटेशन मिला के आपको मोर और लेस ठीक ठाक सवाल है ना, एज कंपेयर टू जो अभी तक हमने चैप्टर किए हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, इसमें थोड़ा सा बेटर सवाल है। 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg are arranged at the centers of the edges of an equilateral triangle। कहने का क्या मतलब है कि आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाइए इस प्रकार से। ठीक बात है सर। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके मिड पॉइंट्स पे आपको मासेस है, इसके मिड पॉइंट्स पे आपको मासेस है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, और ये जो एज लेंथ है आपका, दिस एज लेंथ इज इक्वल टू योर 2 मीटर्स, 2 मीटर्स। ठीक बात है सर। हमसे सेंट्रॉइड के अबाउट, यानी कि आपका जो ये ट्राइंगल है उसके सेंटर के अबाउट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसका जो आपको सेंटर है, ट्राइंगल का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक बात है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप इसको ऐसे जोड़ो खट खट खट, तो सर ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज। इसको ऐसे जोड़ोगे, है ना, समथिंग लाइक दिस, टक 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 टक, राइट। तो सर यहां से लेके यहां तक आपको 1 मीटर है, राइट। तो सर ये वाला चीज स्मॉल आर क्या हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? लगाइए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू r/1, यानी कि सर r इज नथिंग बट 1/√3 मीटर। तो बस कहानी खत्म है। आपका एक मास अगर ये 2 kg है, ये वाला मास अगर 4 kg है और ये वाला मास अगर 6 kg है, तो सभी के सभी मासेस जो है वो आपको सेम डिस्टेंस स्मॉल r पे होंगे, सेम डिस्टेंस स्मॉल r पे होंगे। यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर, 6 इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू आर स्क्वायर। तो क्यों नहीं हम सारे मासेस को एडअप कर देते हैं और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपको हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3 का स्क्वायर 1/3, यानी कि सर 4 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक बात है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शाबाश। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेड PYQ टाइप क्वेश्चन है ये। आपके पास सवाल में कहता है कि सर एक डिस्क है, डिस्क है कि रिंग है भाई, अ थिन सर्कुलर डिस्क है। ये जो चीज है डिस्क, m मास है, रेडियस r है, ये पहले से ही अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा था। ठीक बात है। आपने इसके ऊपर एक और डिस्क लाके रख दिया, जेंटली रख दिया, राइट। दोनों का एक्सिस आपने सेम ही रखा। इसका मास आपको m/2 था और इसका पास अभी कोई भी ओमेगा नहीं था। आपने इन दोनों इसको इसके ऊपर लाके रखा। इवेंचुअली क्या होगा, पूरे सिस्टम का ओमेगा एट द एंड ऑफ द डे सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा। बढ़िया है सर। इस प्रकार से अब सिस्टम का जो नया ओमेगा है, लेट अस से इट इज योर ओमेगा प्राइम। इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 था, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 था, तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अभी अपने को I1 + I2। बढ़िया है सर, खूब बढ़िया है। हमसे सवाल में ओमेगा प्राइम पूछ रहा है, ओमेगा के टर्म्स में। यही आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप लगाते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले के पास एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि सर आप यहां पे लिखते I1 इंटू ओमेगा, और बाद में I1 + I2 इंटू ओमेगा प्राइम वुड बी योर एंगुलर मोमेंटम। यानी कि सर ओमेगा प्राइम जो है वो कहीं ना कहीं सर I1 अपॉन I1 + I2 है। अब I1 कितना है, डिस्क है ना, mr² / 2 डिवाइडेड बाई
I1 प्लस I2, तो अगेन सर mr स्क्वायर बाई 2 प्लस, इस बार मास आपका m बाई 2 है ना, अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन, यानी कि सर इसका रेडियस आपको अभी भी r था, तो mr स्क्वायर बाई 2, तो मास की जगह m बाई 2 लिखोगे तो पहले ही m बाई 2 और नीचे एक 2 पहले से आता तो m बाई 4 हो गया इनटू r स्क्वायर। ठीक बात है। तो सर यहां से mr स्क्वायर को तो मार सकते थे, mr स्क्वायर को हम लोग यहां से कट डाउन कर सकते थे। ऊपर में आपके पास ओमेगा बाई 2 है, नीचे में 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 इज ऑलवेज योर 3 बाई 4, सो 2 ने इसको मारा तो दिस मच, सो दिस बिकम्स 2 ओमेगा बाई 3 एंड यस दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन रिपीटेड पीवाईक्यू, डिबेटेबल पीवाईक्यू। हमने लास्ट टाइम भी शायद जनवरी अटेम्प्ट में ही आपसे ये सवाल पूछा गया था 2024 में या फिर 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट में। A heavy iron bar of weight W is having its one end on the ground। तो हम आपको इसका दोनों ही सोल्यूशन बता देंगे, एक जो NTA फॉलो करके इसका आंसर देता है और एक जो इसका सही लॉजिकली होना चाहिए, मतलब कोई भी समझदार फिजिक्स को जानने वाला अगर कोई एजुकेटर होगा तो वो आपको यही चीज़ बताएगा कि भैया आपको यहाँ पे कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और पर्सन का शोल्डर भी है, तो ये लीजिए पर्सन का शोल्डर बना दिया हमने, ठीक है, एंड ये आपको खड़ा है सरफेस पे चुपचाप से स्टैंडिंग पोजीशन में है। एक रॉड है, रॉड का एक हिस्सा जो है वो शोल्डर के एंड पे है एंड दूसरा हिस्सा ग्राउंड पे है, और इस प्रकार से रॉड आपको रेस्ट पे है। अच्छा सर, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका रॉड का FBD बनाना का कोशिश करें, आयरन बार का वेट W है, तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से तुम एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में W दिखा सकते थे। रॉड का जो लेंथ है वो लेटस से तुम कैपिटल L बोल रहे हो, प्रश्न में हमें ये वाला एंगल थीटा दे के रखा हुआ है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है, यहाँ के नॉर्मल के ऊपर ही डिबेट रहता है हमेशा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि शोल्डर जो है रॉड पे नॉर्मल ऐसे लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसके ऊपर कोई डाउट वाला सवाल या प्रश्न ही नहीं उठता है, ये है इसका करेक्ट सोल्यूशन। उसके बाद हम इसका आपको रॉन्ग सोल्यूशन से रॉन्ग आंसर जो NTA अप्रूव करता है हर बार वो भी बता देंगे कि अगले बार अगर आपके शिफ्ट में आता है तो आप तो गलत आंसर ही मार्क करके आना, तभी आपको +4 मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चे थोड़ी बहुत समझ रखते हैं रोटेशन की तो उनको चाहिए होगा कि भैया हमको सर इसका सही चीज बता दीजिए आप। तो सर शोल्डर जो है यहाँ पे नॉर्मल N1 लगा रहा है, ये वाला N2 ले लीजिए। सर यहाँ पे ग्राउंड जो है फ्रिक्शन भी लगा रहा होगा लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से ये आपको सर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक बात है सर। रॉड आपका जो है आयरन बार जो आपका रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम इस पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर सकते हैं। तो सर नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P शुड बी 0। आपका N2 और फ्रिक्शन पॉइंट P से पास करेगा, उसका कोई टॉर्क होगा नहीं। W का टॉर्क और N1 का टॉर्क पॉइंट P के अबाउट एक दूसरे को काउंटर करेगा, सो टॉर्क ड्यू टू N1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दी वेट, ठीक बात है। N1 का जो टॉर्क होगा सिंपली N1 इंटू L लेंथ हो जाएगा, N1 इंटू L इज इक्वल टू W का जब टॉर्क लिखोगे तुम बाबा, जब तुम W का टॉर्क लिखोगे तो आप यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ आपको चाहिए होगा, है ना, फोर्स ये रहा तो आपको ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, दिस वन विच इज नथिंग बट L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट L/2 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे W का टॉर्क हो जाएगा W इंटू L/2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने देखा कि सर N1 जो आ रहा है दैट इज योर W cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो बेसिकली ये जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। हमसे सवाल में पूछता है कि भैया द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, है ना, रॉड जो है अगर आदमी का शोल्डर N1 फोर्स लगा रहा है तो रॉड भी आदमी के शोल्डर पे N1 फोर्स ही लगा रहा होगा, एंड दैट इज द फोर्स दैट द पर्सन इज फीलिंग, उसको वही फोर्स महसूस हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब कई जगह ये तो हो गया इसका सही सोल्यूशन,
अब यह हम आपको दिखाते हैं कि भैया अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे लोगे तो आपका आया W/2 cos थीटा, लेकिन अगर आपको आंसर लाना है जो आपको एनटीए यहाँ पे दे रहा है तो आपको नॉर्मल का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा, दैट द शोल्डर इज अप्लाइंग ऑन दी रॉड। जो आपको खुद को लग रहा होगा कि सर ये तो थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे अगर तुम इसको N1 ले लेते हो, ये तुम्हारा W है, ये तुम्हारा फ्रिक्शन है ही, ये तुम्हारा फिर से वापस से पॉइंट P, तुम दोबारा से बोलते हो टॉर्क अबाउट पॉइंट P शुड बी 0, तुम दोबारा से लिखोगे कि सर N1 का टॉर्क शुड बी बैलेंसिंग योर W का टॉर्क। N1 का टॉर्क जब तुम लिखोगे तो तुम्हें ये वाली डिस्टेंस में इंटरेस्ट होएगा, दैट इज इक्वल टू योर L cos थीटा। तो N1 मल्टीप्लाइड बाई L cos थीटा, और जब W का टॉर्क लिखोगे तो अभी अभी देखा था L/2 cos थीटा, तो आपका जो L cos थीटा है L cos थीटा मरेगा और N1 आपका यहाँ पे आ जाएगा W/2, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमने आपको दोनों ही चीजें बता दी है ताकि आपके चीज में जिस चीज को लेके आपके मन में डाउट रहा होगा कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो सही डायरेक्शन इसके पहले वाला था। एंड क्या आंसर इन केस आपके सामने आ जाता है तो भैया यही मार्क कर देना एटलीस्ट एग्जाम में, जेईई मेंस में। अच्छा ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। तो आपको व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, आपको व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, ठीक बात है सर। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, रेडियस इतना है आपके पास, यहाँ पे ये जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू योर 0.1 मीटर। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये आपको रोटेट कर रहा है। इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, ओमेगा इनिशियल 0 है। द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाई अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, इसका मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो अल्फा आपको हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई, और टॉर्क आपको हो जाएगा फोर्स इंटू रेडियस। सही बात है, सिंपल है ना, ये आपका फोर्स है, फोर्स इंटू रेडियस आपको टॉर्क हो जाएगा इस सेंस में। ठीक, तो फोर्स आपको लग रहा है 40, रेडियस आपका है 0.1 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है यहाँ पे 0.4। तो ये जनाब आपको निकल के आ रहा है 10 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया शुरुआत में आपका ओमेगा इतना है, एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है इसके पास, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये आपका 0 है, ये 10 है, और हमसे कहता है कि 10 सेकंड बाद उसका ओमेगा कितना हो जाएगा। तो जनाब आपको 100 रेडियंस पर सेकंड जो है इसका ओमेगा हो जाएगा। सो 10 इज दी करेक्ट, सॉरी 100 इज द करेक्ट आंसर, हमसे यहां पे यही पूछ रहा था। ठीक है, इजी था ये, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बात करते क्वेश्चन नंबर 9 की, ध्यान से देखिएगा। अ सर्कुलर डिस्क रीचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ L व्हेन इट स्लिप्स डाउन द प्लेन इफ इट टेक्स t सेकेंड। समझिएगा स्लिप और रोलिंग में क्या अंतर है, एक इंक्लाइन पे डिस्क स्लिप करता है और एक इंक्लाइन पे डिस्क रोल कर रहा है। समझिएगा, एक यहां पे भी डिस्क है सर, यहां पे भी डिस्क है, यहां पे ये आपको सिर्फ स्लाइड करता है। तो सिर्फ स्लाइड करने का मतलब होता है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ओनली जी साइन थीटा, जैसा आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर ये स्लाइड नहीं करके रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है, उस केस में आपने इसका एक्सेलरेशन सीखा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने हमारा वाला रिवीजन वीडियोस देखा होगा, हमारा रोटेशन का वीडियो देखा होगा। तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, वेर अगेन के इज नॉट रेडियस ऑफ गायरेशन बट द कोएफिशिएंट विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अटैच्ड। ठीक है, तो भैया यहां पे एक्सेलरेशन दोनों में अलग अलग है, दोनों का ही सर इनिशियल स्पीड 0 था, रेस्ट से शुरू हुआ, दोनों को सर सेम लेंथ s ट्रैवल करना है इंक्लाइन प्लेन पे। व्हेन इट स्लिप्स, है ना, इंक्लाइन प्लेन लेंथ L, L ले लो, S की जगह L ले लो, क्या फर्क पड़ता है, L है, L है। व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन देन इट टेक्स दिस मच, व्हेन इट स्लिप्स डाउन द प्लेन इतना, अगर रोल किया तो कितना टाइम लगेगा, इसमें t टाइम लग रहा है, तो इसमें t2 टाइम कितना लग रहा है। ठीक, t1 की वैल्यू शुरुआत में t थी, स्लिपिंग करने पे इतना टाइम लग रहा है, और प्योर रोलिंग करने पे कितना टाइम लगेगा। तो जनाब
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आप इस्तेमाल करते, यू आपका जीरो है, तो टाइम इज इक्वल टू 2s बाई ए का अंडर रूट, दोनों में ही आपको ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइक दिस। तो आप यहां पे लिख सकते थे कि सर हमारा जो t2 बाई t1 है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 बाई a2। बढ़िया है सर। अब a1 आपका है g साइन थीटा, दिस फेलो इज योर g साइन थीटा एंड दिस फेलो इज योर g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। सो ये आपको हो रहा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के। तो सर t2 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू t के बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, और ये है डिस्क, डिस्क के लिए k की वैल्यू 1/2, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू टी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया रूट का मतलब पावर हाफ ही है, तो ये अल्फा की जो वैल्यू है वो आपको इस प्रश्न में 3 हो जाएगा। क्लियर एकदम? अच्छा चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशन की। फिर से हम रीइटरेट कर दे कि भैया जो ग्रेविटेशन में आपको इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टोटल यहाँ पे आपको 11 सवाल पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट में, एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। एटलीस्ट फिजिक्स के जेई मेन के पीवाईक्यूज या फिर एडवांस की पीवाईक्यूज की अगर आप बात करेंगे तो रिकमेंडेड है कि आप उसको यहीं से करें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के जनवरी अटेम्प्ट सभी के है, सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले सवाल। ग्रेविटेशन में क्या बोल रहा है हमसे, अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ इतना एंड मास m। तो भैया तुम्हारे पास एक वायर था, तुम्हारे पास एक वायर था इस प्रकार से, और इसका जो मास था ना दैट वाज योर m और इसका लेंथ l था। लेकिन तुमने इस वायर को क्या किया, तुमने इस वायर को बेंड कर दिया सेमी सर्कल के फॉर्मेट में, तुमने इस वायर को बेंड कर दिया सेमी सर्कल के फॉर्मेट में। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो आपका सेमी सर्कल है इसका मास तो m है, इसका रेडियस कुछ r होगा, और वो रेडियस का रिलेशन हम l के साथ लिख सकते हैं। पेरीफेरी कितना हो जाएगा पाई r, और पाई आर ही कितना है आपको एल के बराबर है। यानी कि सर हम आगे चल के आर को एल बाई पाई से रिप्लेस करेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके आंसर में कहीं पे भी कोई आर तो है ही नहीं। अब तुमने क्या किया, तुमने इसके सेंटर पे एक स्मॉल मास एम रखा हुआ है, तो हमसे बोल रहा है कि भैया ये वायर जो है स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ योर इंटीग्रेशन, राइट। आप यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम, आप यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा सबटेंडिंग ये एक छोटा सा एलिमेंट उठाए। ये जो एलिमेंट है इसका एक डीएम मास होगा। क्या होगा इसका डीएम मास, तो भैया हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ये डीएम मास है दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ विच इज योर m बाई एल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। ठीक बात है सर। अब ये जो एलिमेंट है वो इस मास पे एक पुलिंग फोर्स, राइट, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो सर ये एक छोटा सा डीएफ फोर्स यहां पे लगाया। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस डीएफ फोर्स का अपने को दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा। दिस इज योर डीएफ कॉस थीटा और ये आपको हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसा एलिमेंट यहां पे है सिमेट्रिकली अगर तुम यहां पे दोबारा से एक एलिमेंट लेते हैं तो ये एलिमेंट भी इसके ऊपर सेम फोर्स डीएफ लगाता और इस डीएफ का भी एक कंपोनेंट वर्टिकल आता, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आता। तो बात यह है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको बार बार कैंसिल होता जाएगा इधर वाले और इधर वाले एलिमेंट की वजह से, विच मीन्स आपका जो फोर्स आएगा ना वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके आएगा। पॉइंट ये है कि अगर तुमको मन करता है तो डीएफ कॉस थीटा को करो इंटीग्रेट, लेकिन ये जीरो ही निकल के आएगा, तो क्यों कर रहे हो। यानी कि आपका जो नेट फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा, जहां पे डीएफ कितना है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये तो है ही आपका साइन थीटा।
हाँ जी सर। सो दिस इज इक्वल टू योर जी एम बाई आर स्क्वायर तो है मल्टीप्लाइड बाई डी एम, और डी एम की वैल्यू इतनी थी एम आर बाई एल, डी थीटा है तो साइन थीटा के बाद डी थीटा भी लिख देंगे। तो सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेरा एक आर जो है वो इस स्क्वायर को काट रहा है। आप लिमिट के बाहर जी एम एम को तो ले ही जाए, डिनोमिनेटर में आपके पास आर इंटू एल है, इंटीग्रल में आपके पास साइन थीटा डी थीटा है, लिमिट तुमको लगाना पड़ेगा 0 से पाई, तब जाके तुम्हारा पूरा का पूरा सेमी सर्कल कवर होता। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस थीटा, तुम लिमिट लगाते ना तो ये तुमको ओवरऑल चीज ये पूरी 2 निकल के आएगी। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको निकल के आ रहा है 2GMM डिवाइडेड बाई L इंटू आर, और R आपको होता है L बाई पाई। तो देखोगे अगर तुम तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या तुम्हें ऑप्शन नंबर 4 मैच होता हुआ नहीं दिख रहा? ठीक है, बढ़िया है सर, शाबाश, अत्यंत सुंदर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। करेक्ट फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज हाउ मच? ठीक है, तो होता क्या है कि तुमको अगर ध्यान में है, अगर तुमको ध्यान में है कि भैया ये आपका धरती वर्ती है एंड ये आपका मान लीजिए सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है, और सैटेलाइट जो है इसकी परिक्रमा कर रहा है, सैटेलाइट जो है इसका चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको स्मॉल आर है, जहां पे तुम क्या बोल सकते थे, स्मॉल आर इज इक्वल टू हाइट प्लस रेडियस। ये आपका हाइट हो जाता h और ये हमारा रेडियस r था ही। हाँ जी सर, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है, एंड दैट टाइम इज इक्वल टू 2 पाई r टू द पावर 3 बाई 2, r टू द पावर 3 बाई 2, डिनोमिनेटर में अंडर रूट gm। ठीक बात है सर। अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप निकाल सकते थे, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हमें इस प्रकार के फॉर्मेट में आंसर लाना है, तो भैया एक काम करो, इसको इधर भेजो, t अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर टू द पावर, और r का मतलब क्या है, r प्लस एच होल टू द पावर 3 बाई 2। भैया हमको तो h में रुचि है, तो दोनों तरफ सबसे पहले तो स्क्वायर करो। स्क्वायर किया तो सर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी एम इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब। आपको स्मॉल जी चाहिए, स्मॉल जी का मतलब है कि नीचे भी आर स्क्वायर लिखो और ऊपर भी आर स्क्वायर लिखो। इससे फायदा ये हुआ कि जी जो है, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं, इनको यहां पे लिखना चाहिए सवाल में बढ़िया से कि भैया जी जो है दैट इज ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी यहां पे इन्होंने पक्का रिप्लेस किया होगा जी एम बाई आर स्क्वायर को। यही ना गड़बड़ी है इनके साथ, एनटीए के साथ, जेई मेंस के साथ, सवाल की क्लैरिटी नहीं देते हैं और फिर चाहते हैं कि अच्छा बच्चा जो है इसमें उलझे ना। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टी स्क्वायर, दिस इज योर ग्रेविटी, दिस इज योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, तो सर ये हो जाएगा 1/3, दिस इज योर आर प्लस एच, यानी कि एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर ग्रेविटी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 माइनस आर। तो मैच हो रहा है क्या? अपने को टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी चाहिए, 1/3 चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है सर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है भैया हमसे, 90 kg body placed at 2r distance from the surface of earth experiences gravitational pull of how much? तो भैया उस लोकेशन पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का मतलब क्या है भैया, आपको ये वाली चीज 2r दी है, लेकिन आप डिस्टेंस तो सेंटर से लेते हो ग्रेविटी के लिए, तो आपको 2r प्लस r 3r हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपको डिनोमिनेटर में 9r स्क्वायर।
एंड gm/r² आपको स्मॉल g के बराबर है। gm/r² स्मॉल, ओह सिंबल सेम हो रहा है क्या, g प्राइम बोल दो। सो दिस इज योर स्मॉल g डिवाइडेड बाई 9, यानी कि सर 10/9। तो भैया जो फोर्स उस पर लग रहा होगा, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, मास आपको 90 किलो है, तो 10/9, तो यहां से ये अपने को निकल के आ रहा है 100 न्यूटन। बताइए, कहाँ धरती के सरफेस पे 900 न्यूटन लग रहा था, और उतनी ऊंचाई पे जाने के बाद मात्र 100 न्यूटन फोर्स वो महसूस कर पा रहा है। कितना हल्का लग रहा होगा उसको, बताइए, उड़ जाने का मन कर रहा होगा उसको। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपके सिर्फ फॉर्मूले को चेक कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट। तो भैया यहाँ पे अगर तुमको चीज़ें ध्यानवान में है ना, नीचे एक बार पढ़ लो। ए जो है, समझना एक बार, ये आपका सूर्य है, दिस इज योर सन, दिस इज द ऑर्बिट जिसमें आपको कोई प्लैनेट चक्कर मार रहा है। इस ऑर्बिट में ये आपका प्लैनेट है, ये आपका प्लैनेट है। हम जानते हैं कि प्लैनेट का रेडियस सन से बड़ा नहीं होगा, बट एक बार देखो खाली डायग्राम के लिए। ए इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट ऑर्बिट। तो भैया ये जो चीज है ना, ये सवाल में ए दे रखा है। आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो प्लैनेट का जो खुद का रेडियस है वो स्मॉल आर है। एम इज द मास ऑफ सन, स्मॉल एम इज मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक बात है। अच्छा, तो भैया ऑर्बिट हमको कहता है कि उसका रेडियस ए है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट है। तो भैया जब आपको इस प्रकार से कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में किसी दूसरे चीज की परिक्रमा कर रही होती है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है। इसके पास आप एक ऑर्बिटल स्पीड एस इस प्रकार का मानते हो, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड। तो आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल, इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। दिस इज हाफ एम, और वी नॉट आपको होता था √gm/r, तो स्क्वायर किया तो gm डिवाइडेड बाई a। तो यहां से हमको दिख रहा है gmm डिवाइडेड बाई 2a, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में है, लिस्ट 2 में है। तो भैया a का जो मैचिंग है ना वो 2 के साथ है। अब इतना खराब ऑप्शन सेटिंग है कि पहले में ही समझ में आ गया कि 1 ऑप्शन होगा सही। आपको एग्जामिनेशन में तो कम से कम तीनों चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहां हम लोग जरूर करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन प्लैनेट सिस्टम, तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू -gmm डिवाइडेड बाई a। सिंपल सी बात है सर, वो तो ऑप्शन नंबर लिस्ट में आपको 1 के साथ मैच कर रहा है, जो कि यहां पे देखोगे आप मैच करेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो भैया टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हो जाएगा दिस प्लस दिस, जब वो करोगे तो तुमको -gmm डिवाइडेड बाई 2a दिखाई देगा, जो कि आपको यहां पे है 4 में। तो ये वाला 4 के साथ मैच कर रहा है, जो कि हमको यहां पे दिख भी रहा था। एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी नहीं बोला है, एस्केप एनर्जी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट फॉर यूनिट मास ऑब्जेक्ट। तो भैया अब प्लैनेट की बात की जा रही है, सिर्फ प्लैनेट की, तो तुम प्लैनेट को अब सेपरेटली बना के देख लो कि भैया ये आपका प्लैनेट है, इसका मास m है, और इस प्लैनेट का रेडियस स्मॉल r है। इसके सरफेस से सपोज कीजिए एक m प्राइम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हमको एस्केप कराना है, तो आप इसको एक एस्केप वेलोसिटी देते हो, यानी कि आप जो इसको एनर्जी दे रहे हो एस्केप कराने के लिए, दैट इज हाफ m प्राइम वी का स्क्वायर। और तुमको पता है कि वी क्या है, यहाँ पे वी जो होगा, दैट इज इक्वल टू √2g स्मॉल m/r। ये वाला जिस प्लैनेट से फेंक रहे हो उस प्लैनेट का मास लेते हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर अगर करोगे तो g2gm डिवाइडेड बाई स्मॉल r, तो यहां से आपका 2 से 2 मरेगा, सही बात है। तो अगर हम ध्यान से देखें, एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है, तो ये m प्राइम को ले जाओ डिनोमिनेटर में, सो दिस इज इक्वल टू योर gm बाई स्मॉल r, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास।
जो कि हमको थर्ड में दिख रहा था, तो थर्ड के साथ सर मैचिंग हो जाती। क्लियर है एकदम, बढ़िया है। ऑप्शन अगर थोड़ा सा ढंग का बनाते तो फिर भी क्या है कि 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड बच्चों को सवाल करने में लगता। अच्छा, ऑल्दो आपको 24 में भी लिखा हुआ था कि जियो स्टेशनरी नहीं है, बट वो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो वो उन्होंने पूछ डाला इसमें। अ सैटेलाइट, समझिएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं अगर ये आपका धरती है, अगर ये आपका धरती है एंड धरती के चारों ओर एक सैटेलाइट परिक्रमा कर रहा है, उसका चक्कर काट रहा है। और अगर हम ये बोले कि भैया ये सैटेलाइट आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस सैटेलाइट को, अर्थ के केस में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी फिलहाल अर्थ के केस में बात कर रहे हैं, ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो है उसको धरती का चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा वो 24 घंटा लगेगा, वो 24 घंटा लगेगा। ठीक बात है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के केस में। अर्थ को अपने एक्सिस पे जितना समय लगता है चक्कर काटने को, उसको भी उतना ही लगना चाहिए। ठीक बात है सर। हमसे लेकिन क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, कोई अलग ही प्लैनेट है, इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वहां पे जियो नहीं बोल सकते, जियो अर्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द। ऑर्बिट हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 6 घंटा। ठीक बात है सर। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/4 द मास ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का मास हमने m ले लिया है, तो आपके पास यहाँ पे एक अलग ही सिचुएशन है, आपके पास यहाँ पे एक अलग ही सिचुएशन है जहां पे इस प्लैनेट का मास m/4 हमको दे रहा है। ठीक बात है। और यहाँ पे जो चक्कर काटने में समय लग रहा है दैट इज योर 6 घंटा। इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो। अच्छा, द रेडियस ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज हाउ मच। तो भैया ये वाला चीज R2 कितना है, यहाँ पे ये तो R1 था। ठीक बात है। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज दिस मच। हमको प्रश्न में R1 भी दे रखा है, R1 भी दे रखा है। तो भाई साहब अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था कि आपको कोई भी सैटेलाइट जब चक्कर काट रहा होता है तो टाइम इज इक्वल टू 2πr⁵ डिवाइडेड बाई √GM। हमसे कहीं ना कहीं रेडियस के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पूरे के पूरे फॉर्मूले को पहले r के टर्म्स में लिखो और प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर मार दे तो सर t² मल्टीप्लाइड बाई GM डिवाइडेड बाई 4π² इज इक्वल टू योर r का क्यूब। दोनों ही सिचुएशन में कैपिटल G कांस्टेंट, m अलग अलग है, वेरिएबल है, 4π² कांस्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो r क्यूब है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू t का स्क्वायर। ठीक बात है सर। यानी कि सर जो आपका रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू t का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि R2 डिवाइडेड बाई R1, एंड R1 कितना है, इतना है, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू m2/m1। सर ये हमारा m2 है और ये हमारा m1 है, m2/m1 करोगे तो 1/4 नहीं आएगा, T2/T1 का होल स्क्वायर। तो T2 इतना है, T1 इतना है, T2/T1 किया तो 1/4 और उसका भी स्क्वायर किया तो 1/16 होल टू द पावर 1/3। तो सर ये तो 1/64 है, क्यूब रूट किया तो 1/4। यानी कि सर R2 इज इक्वल टू R1 इंटू दिस। R1 है तुम्हारे को 4.2 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 1.05 10 टू द पावर 4 किलोमीटर्स, which makes your option number 4 as the correct one। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। To project a body of mass m from Earth's surface to infinity,
द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज, सो ओहो अभी तो कुछ देर पहले किया था, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ एम जनाब एस्केप वेलोसिटी अपने को होती है अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर, तो ये आपको हो जाएगा 2gm बाई आर। अपने मन से एक आर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें आंसर स्मॉल जी के टर्म्स में देना है। 2 ने 2 को मार दिया, तो भैया m ये वाला टर्म स्मॉल g है, राइट, दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ। तो mgr जो है इस सवाल का सही जवाब है। खेला ही खत्म है, बढ़िया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, assuming the earth to be sphere of uniform mass density, a body weighed 300 newton on the surface of the earth, how much it would weigh at r by 4 depth under the surface of earth। तो ये आपको वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ एंड हाइट वाला सवाल है। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। अगर हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दे, बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दे, सो दिस इज योर जो हमको वेट चाहिए, दिस इज योर वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1 माइनस डी बाई आर। सो हमको सवाल में W नॉट दे रखा है 300, 1 माइनस डेप्थ जो है वो r बाई 4 है। तो यहां पे जब r बाई 4 लिखोगे तो r बाई 4 अपॉन r बचेगा सिर्फ 1 बाई 4। तो ये कहीं ना कहीं आपको 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 300 दिख रहा है। तो ये हमको कहीं ना कहीं 3 इंटू 25 दिख रहा है। तो 75 इंटू 3 जो है वो कहीं ना कहीं हमको 225 न्यूटन दिखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही बात है एकदम। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किस प्रकार के मैनिपुलेशन की जरूरत है इसमें। Two planets A and B having masses m1 and m2 move around the sun in a circular orbit of radius r1 and r2। तो एक काम करें क्या, मतलब चित्र बनाने का ऐसा कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, और कुछ नहीं है। तो 1 और 2, ठीक है, दो ठो ऑर्बिट है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ओहो, इसको तो पकड़ ही नहीं पा रहे, इसको हटाओ भाई यहाँ से, एक ऐसा डार्क कलर में ही ले लेते हैं, ठीक बात है सर। तो इस प्रकार से हमको जो है सवाल में सिचुएशन दे रखा है। अब 2 मासेस है, चलिए 2 मासेस भी बना लेते हैं, एक मास और ये रहा मेरा एक और मास, प्लैनेट ए एंड बी। तो दिस इज योर प्लैनेट ए, दिस इज योर प्लैनेट बी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। m1 वाले का रेडियस जो है दिस इज योर r1, और इसका जो रेडियस है दिस इज योर r2, सही बात है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ a इज l, b इज 3l, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ta बाई tb। लेकिन हमें इनमें से किसी एक फॉर्मेट में आंसर लेके आना है। देखिए केपलर का आपको एक लॉ ध्यान में होगा, केपलर का एक लॉ कहता है कि भैया टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। हालांकि सेमी मेजर एक्सिस होता है, लेकिन यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट है, तो चुपचाप आर लिख देंगे। तो उस लिहाज से तो हमको दिख रहा है कि अगर इस वाले का टाइम पीरियड t1 है और इस वाले का टाइम पीरियड t2 है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सर ta, अच्छा ta tb लिखो, दिस इज योर ta एंड दिस सिंबल इज योर tb। तो उस लिहाज से हम कह सकते थे कि सर ta अपॉन tb का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल क्यूब, राइट। तो यहां पे आपसे ta बाई tb पूछा, तो यहां पे सर स्क्वायर को अगर उस साइड लेके जाते तो आपका 3/2 होता। सर 3/2 तो है, लेकिन यहां पे r2 बाई r1 है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, यानी अब हमें इस दोनों में से किसी एक को ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को रखो स्टैंड बाई पे, इसका जरूरत तो पड़ेगा, कब पड़ेगा वो समय के साथ पता चलेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, हमको यहां पे एंगुलर मोमेंटम शब्द भी दे रहा है, तो उसका भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। हाँ सर एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखोगे, इसके पास अगर सर
अगर हम रोटेशन के ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर ले, तो इसके पास एक वेलोसिटी होती अपने को v2, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम आपको होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, जो भी ये रेडियस आर होता है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्यों ना हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करें, है ना। एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तुम लिखोगे, अगर हमसे कहता है कि भैया ए का एंगुलर मोमेंटम एल है, सो एल इज इक्वल टू m1, राइट, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो भैया एक काम करो ना, v के जगह ओमेगा आर लिख दो, है ना। v के जगह ओमेगा से घूम रहा होगा तो ओमेगा आर लिख दो, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाता। यानी कि आप इसको लिख सकते थे एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई कैपिटल टी। तो सर हमको यहां पे दिख रहा है कि एल को हम किस प्रकार से लिख सकते थे। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। एल इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई योर टी ए, राइट। तो यहां पे एक तो आपका ये इक्वेशन बना, दूसरा हमारे पास b के लिए है, तो b के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3l। ये जो आपका b है उसके लिए हम लिखते हैं 3l। इसका मास अपने को m2 है, इसका रेडियस r2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर दिस इज 2 पाई, और इसका टाइम पीरियड अपने को हो जाएगा tb। दोनों को आपस में डिवाइड करो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड तो क्या ही करना है, तुम चाहो तो l की वैल्यू यहां से रिप्लेस करो। सो दिस इज योर m1 r1 का स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ए इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म, दिख रहा है, लिख दो m2 r2 का स्क्वायर, दिस इज योर 2 पाई डिवाइडेड बाई योर टीबी। तो सर यहीं से हमको दिख रहा है कि मेरा 2 पाई से 2 पाई मरेगा, एंड यहाँ पे अपने को टी ए बाई टी बी को बचाने का है, तो टी ए बाई टी ए को उधर ले गया, तो अपने पास यहाँ पे हो रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई m1 बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। आंसर m1 और m2 के टर्म्स में चाहिए, हमको r1 r2 को हटाना है, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके r1 r2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो 3 m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई r1 बाई r2 को तुम लिख सकते थे टी ए बाई बी, 2 तो है लेकिन नीचे में 3 भी आएगा, ये वाला 3 जब उधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा टी ए बाई टी बी होल टू द पावर 2/3, लेकिन यहां पे भी स्क्वायर है तो ये आपको हो जाएगा 4/3। ठीक बात है सर। सो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करो, है ना, इस वाले को लेफ्ट साइड ले जाओ और इस वाले को राइट साइड अगर तुम ले आओगे, सो दिस विल बिकम m2 डिवाइडेड बाई 3m1 इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी होल टू द पावर क्यूब। यानी कि सर टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू, अच्छा क्यूब नहीं, 1/3, तो दोनों तरफ क्यूब करो तो ये आपको हो जाएगा 1/27, और ये आपको हो जाएगा m2 बाई m1 का होल क्यूब, एंड ये आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए इन दी ऑप्शन नंबर 3। तो ये सवाल आपको बेसिकली मैनिपुलेशन का ही था। एक आपको ये वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, एक आपको एंगुलर मोमेंटम का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे लेके आना है। क्या तो इस तरीके से लेके आओ, या फिर तुम्हारे पास एक और चीज होता है, दैट इज योर डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे डी ए के जगह सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लेना, अपॉन डी टी के जगह टाइम पीरियड टी ए या टी बी लिख लेना। ठीक बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी go around a planet in a circular orbit of radii 4r and 3r. If speed of a is 3v, the speed of b will be how much? ठीक है, तो भैया 2 सैटेलाइट ए और बी है, go around a planet in a circular orbit of radius 4r and 3r. ये आपको प्लैनेट ले लीजिए, यहां पे आपके पास 2 सैटेलाइट है, खटाक, इसका रेडियस और इसका रेडियस हमको दे रखा है, दिस इज योर r एंड दिस इज योर 4r, है ना। a का रेडियस दिस इज
for satellite A and this is for satellite B. If the speed of A is 3v, A का जो speed है वो जनाब अपने को 3v दे रखा है. The speed of B will be how much? B का आपको speed कितना है? तो यहाँ पे कौन सा फंडा इस्तेमाल कर सकते थे तुम लोग? यहाँ पे तुम फिर से इस्तेमाल कर सकते थे कि भैया आपका जो टी स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर आर का क्यूब. अब कैसे इस्तेमाल करेंगे ध्यान से देखिएगा. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली. आपका जो t है दैट इज इक्वल टू योर 2 पाई बाई ओमेगा, राइट? यानी कि अच्छा, और ओमेगा जो आपको होगा दैट इज इक्वल टू योर v बाई आर. दिस इज इक्वल टू योर v बाई आर. ठीक बात है सर? हाँ जी सर. तो यहां पे हमको दिख रहा है कि t को तुम इस वाले टर्म से रिप्लेस कर सकते थे. t इज प्रोपोर्शनल टू r बाई v, यानी कि सर r स्क्वायर अपॉन योर v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू योर r क्यूब. तो यहाँ से आपका ये कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा, विच मीन्स आपका जो v है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ r. बढ़िया है सर. तो बस इसी का इस्तेमाल कीजिए. यहाँ पे आप लिख सकते थे vb बाई va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ra बाई rb. यहाँ पे हमारा जो vb है वो हमको चाहिए, va की वैल्यू हमारे पास 3v है, अंडर रूट ra की वैल्यू हमारे पास 4r है और rb की वैल्यू इतनी है. तो यहाँ से हमको vb निकल के आ रहा है 6 टाइम्स v, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, एकदम क्लियर है? बढ़िया है सर. चलिए आगे बढ़े. अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसके अंदर? व्हाट आर दे सेइंग? An astronaut takes a ball of mass m from the earth to space. He throws the ball into a circular orbit of about an altitude of 318.5 kilometer. From the earth's surface to the orbit, the change in total mechanical energy of the ball is how much? है ना? So basically ये आपका अर्थ है एंड आपके पास यहाँ पे ऑर्बिट भी है. खटाक खटाक, ये आपका ऑर्बिट है. ठीक बात है सर. तो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन क्या है? शुरुआत में पार्टिकल आपका यहाँ पे था और फाइनली आपका पार्टिकल यहाँ पे है और इसके पास एक वेलोसिटी भी है, ऑर्बिटल स्पीड भी है इसके पास. ठीक बात है सर. इस ऑर्बिट का रेडियस जो है वो सर स्मॉल r है और ये हमारा प्लैनेट का रेडियस कैपिटल R है. तो शुरुआत में पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी था, इनिशियल टोटल एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी है. शुरुआत में इसके पास कोई स्पीड नहीं था. अगर इसका मास m है, ये आपका मास me है, तो शुरुआत में आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है माइनस gmm डिवाइडेड बाई r. लेकिन बाद में जो टोटल एनर्जी होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है और वो आपको आता है माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2r. याद होना चाहिए, माइनस gmm डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r, 2 इंटू स्मॉल r. ठीक बात है. हमसे पूछता है फ्रॉम अर्थ सरफेस द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हाउ मच? द चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी. तो भैया जो चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इवेंचुअली यहां पे आपको दिखना चाहिए gm डिवाइडेड बाई 2r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज योर gmem डिवाइडेड बाई r. ठीक बात है सर. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, रेडियस धरती का इतना है, ये हाइट आपको दे रखा है. हाइट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये हाइट आपको 637 के टर्म्स में लिख सकते हो. 637 का आधा जो है ना वही है 318.5. यानी कि हम इसको लिख सकते थे कि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 20. जब तुम इसको 20 से डिवाइड करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली यही आएगा. तो आप h को इतना लिख सकते थे और आपका जो स्मॉल r है वो कहीं ना कहीं h प्लस आर ई है और h आपको खुद आर ई बाई 20 है. हाँ सर. सो दिस फेलो इज 21 आर ई डिवाइडेड बाई 20. अच्छा, लिखो इसको.
इक्वल्स टू, यहां से तुम GMEM कॉमन लो, या आपको 1/r माइनस 1/2 इंटू स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 21 RE डिवाइडेड बाई 20 है। सो 2 इसको कट किया तो ये 10 हो जाएगा। 10 ऑफ कोर्स आपको ऊपर में जाएगा, ये भी आपको RE था, है ना, ये भी आपको RE है बेसिकली। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं GMEM डिवाइडेड बाई RE, तो हम कॉमन ले ही लेंगे। 10 ऊपर जाएगा, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 21, तो सर ऊपर में हमको 11 है, 11 GMEM डिवाइडेड बाई 21 RE, तो यहां पे सब कुछ मैच कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज योर 11। ठीक, बढ़िया है। सुंदर से मैन्युपुलेशन करेंगे तो आंसर भी सुंदर से आ जाएगा। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी खेल पूरा का पूरा मैन्युपुलेशन का है। A satellite of mass this much is revolving in a circular orbit of radius 2r, ऑर्बिट का ही रेडियस दिया हुआ है, आपने उसको इतना एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई किया, तो वो एस्केप नहीं किया, वो एक हायर और दूसरे ऑर्बिट पे चला गया। इट वुड रिवॉल्व इन अ न्यू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस हाउ मच। तो हालांकि इसमें कुछ डायग्राम की जरूरत है नहीं, बट स्टिल हम आपको बना के दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट टू एलिमिनेट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मामला है, कुछ इस प्रकार का मामला है जनाब, कि आपका जो सैटेलाइट है वो आपको पहले से इस प्रकार के एक ऑर्बिट में घूम रहा था। ठीक बात है, ये रेडियस अपना R1 है, आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने इसको एक एनर्जी दिया, ये एनर्जी गेन करने के बाद ये आपको दूसरे ऑर्बिट पे चला गया। ठीक है, ये आपको दूसरे ऑर्बिट पे चला गया इस प्रकार से। अब ये वाला जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कुछ अलग ही होगा, दिस इज योर R2। बढ़िया है। शुरुआत में इसके पास एक टोटल इनिशियल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी था, लेकिन टोटल इनिशियल था, और बाद में इसके पास एक टोटल फाइनल है। तो हम कह सकते हैं कि भैया शुरुआत में टोटल एनर्जी इतना था, आपने इसको एक्स्ट्रा ई दिया, तो अब फाइनल जो इसका एनर्जी है वो इतना है। ठीक बात है सर, हाँ बढ़िया है सर। तो सर शुरुआत में जो टोटल इनिशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू R1 प्लस ई, और ई कितना है, ई कितना है, ई आपको इतना है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 R डिवाइडेड बाई 6। बढ़िया है सर, इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2 इंटू R2। ठीक बात है सर, हमको R1 की वैल्यू 2R दे रखा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2R, है ना। तो एक काम करो, R1 को यहां से रिप्लेस करके 2R लिख ही दो, एंड दैट वुड बिकम 2 इंटू 2R, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 4R। बढ़िया है सर। अच्छा, एक और चीज है, ग्रेविटी जो है हमको कहता है कि 10 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 10 को हम लिख सकते हैं GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक काम करो, अगले स्टेप में, अगले ही स्टेप में, ये तो आपके पास है ही, ये तो आपके पास है ही, माइनस GMM, ये क्या है, दिस इज मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, और कैपिटल M क्या है, ये जो भी आपका प्लैनेट है। सो GMM डिवाइडेड बाई 4R प्लस, यहाँ पे है ना, इसमें से एक 10 निकाल लो तो 1000 बच गया, 1000 R बाई 16 बच गया, और जो एक 10 है ना उसकी जगह लिख दो GM बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाई 2R2। अब इससे फायदा ये हुआ कि तुम यहाँ पे है ना ये GM को आपस में कट मार सकते थे, राइट। सैटेलाइट का जो मास है वो भी आपको 1000 है, तो भैया ये 1000, ये वाला स्मॉल m और ये वाला स्मॉल m भी मरेगा, क्योंकि m भी आपको 1000 के बराबर था। तो इवेंचुअली यहां पे क्या बच रहा है, LHS में यहां पे आपके पास है माइनस 1/4R प्लस, यहां पे आपके पास R6 स्क्वायर मरेगा, तो यहां पे आपके पास 1/6R है इक्वल्स टू, और यहां पे आपके पास माइनस 1/2R2 है। तो भैया 2 ने इसको कट किया तो 3 और इसको कट किया तो 2 है। सो इम्प्लाइज
1/R2 इज इक्वल टू, माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा 1/2R माइनस 1/3R। तो ये आपको हो जाएगा 6R, ये आपको हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि सर R2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स R, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया है, ठीक। चलिए शाबाश, अपने मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।